साल है 2024 और ये चुनाव का साल है। लेकिन चुनाव से ऐन वक्त पहले राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। इस वीडियो में हम इलेक्टोरल बॉन्ड और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे स्कूल के दिनों की वो कहानियां याद आ रही हैं जिनमें राजा महाराजा या ऋषि मुनि चुपचाप बिना अपना नाम बताए दान करते थे और इसका जिक्र भी कभी किसी से नहीं किया करते थे। एक बहुत पुरानी कहावत भी है कि नेकी कर और दरिया में डाल, यानी चुपचाप किसी की मदद भी कर दो, अच्छा काम करो और भूल जाओ। लेकिन ये कहना कि ऐसा प्राचीन काल में ही होता था, देश के ऐसे बहादुर दानवीरों के साथ धोखा होगा जो आज भी हजारों करोड़ रुपए चुपचाप दान कर जाते हैं और अपना नाम भी किसी को नहीं बताते। आज सोशल मीडिया के इस दौर में जहां 4 केला देते 5 लोगों की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, ऐसे वक्त में पिछले 6 सालों में 16,518 करोड़ रुपए का दान ऐसे लोगों ने चुपचाप कर दिया जिनके बारे में कोई नहीं जानता। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप लोकमत हिंदी देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पॉलिटिकल पार्टियां, खासकर सत्ताधारी पार्टियों को तगड़ा वाला झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को उस खजाने पर ताला लगा दिया जहां गुमनाम लोग चुपचाप पार्टियों के लिए हजारों करोड़ रुपए रख जाते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स असंवैधानिक हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, the proviso to section 29C(1) of the Representation of the People Act 1951 as amended by section 137 of the Finance Act 2017, section 182(3) of the Companies Act as amended by section 154 of the Finance Act 2017 and section 13(a)(b) as amended by section 11 of the Finance Act 2017 are violative of Article 19(1)(a) and unconstitutional. And B, the deletion of the proviso to section 182(1) of the Companies Act permitting unlimited corporate contributions to political parties is arbitrary and violative of Article 14. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स का गुणा गणित समझ लेते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि इलेक्शन बॉन्ड आखिर है क्या? चुनाव के वक्त हम बहुत बड़ी बड़ी रैलियां देखते हैं, रोड शोज देखते हैं और चुनावी सभा जैसे दूसरे बड़े बड़े आयोजन भी देखते हैं। हेलीकॉप्टर से उतरते नेताओं को देखते हैं, तमाम तरीके से होने वाले प्रचार को देखते हैं। ऐसे में एक सवाल मन में आता है कि भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी और तमाम जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनके पास इतना पैसा आखिर कहां से आता है? अब इस सवाल का जवाब मिलता है चंदे से। लोग अपनी विचारधारा या समर्थन के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देते हैं। कई बार पार्टियां चंदा मांगती भी हैं, जैसा कांग्रेस ने अभी एक डोनेट कैंपेन के द्वारा किया भी है। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां या कॉर्पोरेट्स भी पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देती हैं, जो रिकॉर्ड में होता है। हर साल इसकी जानकारी भी पब्लिक की जाती है कि किस पार्टी को आखिर कितना चंदा किससे कहां से मिला। ये तो एक तरीका हो गया जो पब्लिक डोमेन में है, जिसके बारे में लोगों को पता भी है। लेकिन 6 साल पहले मोदी सरकार एक दूसरी स्कीम लेकर आई। इस स्कीम में ये व्यवस्था की गई कि कोई व्यक्ति या कंपनी किसी पार्टी को चुपचाप पैसा दे सकता है, उसका नाम किसी को नहीं पता चलेगा। एक लाइन में कहें तो इलेक्शन बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टियों को चुपचाप गुमनाम रहते पैसा देने की स्कीम है। इस स्कीम के जरिए ये पता करने की व्यवस्था ही खत्म कर दी गई कि आप जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं उसे पैसा कौन दे रहा है। इसके बारे में आरटीआई के जरिए भी नहीं पता लगाया जा सकता, यानी पारदर्शिता की खिड़की एक तरह से बंद कर दी गई। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के लिए देश भर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 29 ब्रांच ऑथराइज हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा, ये जानकारी सिर्फ स्टेट बैंक को ही होती है। साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की कोई लिमिट नहीं है। कोई व्यक्ति या कंपनी जिस भी पार्टी को पैसा देना चाहता है वो उस पार्टी के नाम से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड 15 दिन के अंदर कैश
कराना होता है। अगर 15 दिन के अंदर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा अपने रजिस्टर्ड खाते में जमा नहीं करा पाती है तो पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा हो जाता है। लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद 29 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लागू किया गया था, लेकिन पहली बार 2017 के बजट में इसे मेंशन किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि पार्टियों को भारी संख्या में गुमनाम चंदा कैश में मिलता है, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी ही नहीं होती। जेटली ने भारत में पॉलिटिकल फंडिंग सिस्टम में साफ सफाई की जरूरत पर जोर देते हुए इसे बदलने की बात कही थी। और आउटलाइन ये है कि 70 वर्ष बाद हम कोई ना कोई प्रक्रिया लाएं जिसमें पॉलिटिकल फंडिंग क्लीन हो पाए। दुनिया भर में डिजिटल फॉर्म में कलेक्शन होता है और वो उस तरह से जितना कलेक्शन होगा उस पर भी टैक्स की माफी रहेगी, ये प्रावधान है। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स की एक स्कीम बनेगी और मैं चाहूंगा कि सभी राजनीतिक दल उस स्कीम बनाने के लिए जो जो उनके सुझाव हैं हम लोगों को दें, ताकि इसको किस तरीके से बिल्कुल क्लीन किया जा सके। अब एक बहुत स्वाभाविक कठिनाई है, तो उनको लगता है कि अगर हम ईमानदारी से देते हैं और ट्रांसपेरेंट तरीके से देते हैं तो कोई कठिनाइयां तो नहीं पैदा कर लेंगे। अब क्लीन मनी भी आ जाए और जहां तक संभव हो ट्रांसपेरेंसी भी हो जाए। तो इसलिए ये दोनों तरीकों से एक हम लोगों ने सुझाव इलेक्टोरल बॉन्ड्स का रखा है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लागू करने के साथ साथ कई कानूनों में बदलाव भी किए गए थे। जिन कानूनों में बदलाव हुए उनमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इनकम टैक्स एक्ट 1961, कंपनीज एक्ट 2013 शामिल हैं। अगर मुख्य संशोधनों की बात करें तो FCRA में विदेशी कंपनियों को भी पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देने की छूट दी गई। पहले ऐसा नहीं था। साथ ही पैसा देने वालों का नाम ना डिस्क्लोज करने का बदलाव भी किया गया। इसके अलावा पहले ये व्यवस्था भी की गई कि कोई कंपनी अपने 3 साल के नेट प्रॉफिट के 7.5% से ज्यादा चुनावी चंदा नहीं दे सकती थी। इसे भी बदल दिया गया। इन बदलावों पर चिंता जताते हुए चुनावी सुधारों और पारदर्शिता पर काम करने वाले लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए फर्जी कंपनियों के खुलने, मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन को सफेद करने की आशंका जताई। मोदी सरकार में वित्त मंत्री अरुण जेटली इसे काले धन पर रोक लगाने और पारदर्शिता के लिए उठाया गया कदम बता रहे थे, जबकि चिंता की बात तो ये थी कि चंदा कौन दे रहा है इसे नहीं बताया जा रहा था। इन्हीं सब सवालों की वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम हमेशा सवालों के घेरे में ही रही। सवाल उठते रहे कि आखिर लोगों को क्यों नहीं पता होना चाहिए कि उनकी पार्टी के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है, कोई कंपनी किसी पार्टी को कितना पैसा दे रही है, ये बात लोगों को क्यों नहीं पता होनी चाहिए। यही सवाल लेकर ADR कॉमन कॉज फॉर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ कई सारी याचिकाएं दाखिल की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक बताया। फैसला चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनाया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बोलने की आजादी का उल्लंघन करने वाला बताया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है, इसे रद्द किया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड नागरिकों के स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करती है। अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को बोलने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी देता है।
लोगों को ये जानने का पूरा अधिकार है कि पॉलिटिकल पार्टियों के पास पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ही चुनावी फंडिंग में काले धन को रोकने का एकमात्र उपाय नहीं है, इसके अलावा और भी विकल्प हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को आपत्तिजनक बताया, कहा कि इसके जरिए व्यवसायिक लाभ लिए जा सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 6 मार्च 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स को पब्लिक करने का आदेश दिया है। 6 मार्च तक स्टेट बैंक को बताना होगा कि 2019 से लेकर अब तक किस पार्टी को किस कंपनी या व्यक्ति ने कितना पैसा दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और अन्य कानूनों में हुए संशोधनों को भी रद्द कर दिया है। ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसने पॉलिटिकल पार्टियों के गुमनाम खजाने पर ताला लगा दिया, वो भी चुनाव से ठीक पहले। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बड़ी बड़ी पार्टियों को तो तगड़ा झटका लगा ही है। उन दानवीरों की जान अटकी हुई है जिनका नाम जारी करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को दिया है। उनकी रातों की नींद उड़ गई है, जो ये सोच रहे थे कि उनका नाम तो कभी बाहर आ ही नहीं सकता। और जब बात पार्टियों को मिलने वाले पैसे की हो रही है तो ये भी समझ लेते हैं कि अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड की मलाई किसने सबसे ज्यादा खाई है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने अब तक किसे सबसे ज्यादा मालामाल बना दिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसे सबसे तगड़ा झटका लगा है। अगर पिछले 6 सालों के रिकॉर्ड को देखें तो इस सवाल का सीधा सीधा जवाब है सत्ताधारी पार्टियों को। जाहिर सी बात है, लिस्ट में पहला नाम भाजपा का है, लेकिन जो पार्टियां राज्यों में सरकार चलाती हैं वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड की कमाई खाने में पीछे नहीं रही हैं। पिछले करीब 10 साल से भाजपा केंद्र की सत्ता में है। भाजपा ये स्कीम लेकर आई थी और पिछले 6 सालों में भाजपा को जो कुल चंदा मिला है उसमें से आधे से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड से ही मिला है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा को 2017-18 से 2021-22 के बीच कुल 5,271.97 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिले। इंडियन एक्सप्रेस की एक आरटीआई के जवाब में स्टेट बैंक ने बताया कि 2017 से 2018 और 2021 और 2022 के बीच कुल 9,208.23 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिके थे। यानी कुल बिके इलेक्टोरल बॉन्ड्स में से आधे से ज्यादा करीब 57% भाजपा को मिले, जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद कांग्रेस को केवल 952 करोड़ रुपए मिले। आंकड़े बताते हैं कि सत्ताधारी भाजपा को विपक्षी कांग्रेस से करीब 5 गुना से ज्यादा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिला। बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को 767 करोड़, उड़ीसा में सरकार चला रही बीजू जनता दल को 622 करोड़, तमिलनाडु में सरकार चला रही डीएमके को 431 करोड़ का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए ही मिला। अगर इस लिस्ट को ध्यान से देखें तो साफ साफ दिखता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा सबसे ज्यादा उन्हीं पार्टियों को मिल रहा है जो सत्ता में है। और ये बात इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आलोचकों का ये दावा मजबूत करता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए सत्ताधारी पार्टी सबसे ज्यादा लाभ ले रही है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी कही। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि नागरिकों को ये जानने का पूरा हक है कि पार्टियों के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। और ये जानने में कुछ गलत भी नहीं है। अगले कुछ दिनों में चुनाव की घोषणा भी होने वाली है। पार्टियों ने डंडा, झंडा, बैनर, पोस्टर, रैली, सभा के लिए तैयारी तो शुरू कर दी है। पार्टियां सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक कैंपेन के लिए कमर भी कस रही हैं। और इन सारी चुनावी तैयारियों के लिए जरूरत होती है पैसे की। और अगर ऐसे लोगों का नाम छिपाया जाए या लोग खुद ही जानबूझकर अपना नाम छिपाकर दान करने की कोशिश करें तो ये पॉलिटिकल पार्टी और चंदा देने वाले व्यक्ति या कंपनी दोनों की मंशा पर सवाल जरूर उठाता है। लोकतंत्र में पारदर्शिता और शुचिता बरकरार रहे, इसके लिए जरूरी है कि पार्टियों को चंदा देने वालों का नाम पब्लिक डोमेन में रहे। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी राय इस पर क्या है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।